once once again hello and welcome। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हमने लास्ट टाइम हम एस्केप स्पीड पढ़ रहे थे, एस्केप वेलोसिटी। तो वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, तो इस चीज़ को भी लिख लिया जाए कि जो एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज जिस पे डिपेंड नहीं करती वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप किसी भी प्लेनेट पे खड़े होकर किसी भी एंगल पर आप किसी भी चीज़ को फेंक देंगे तो वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि आपने उसको कितनी स्पीड से फेंका है। और आपने ये तो पढ़ा ही है कि जो वी ई है उसकी वैल्यू थी √2 GR स्मॉल जी, और कैपिटल में लिखेंगे तो √2 G कैपिटल M अपॉन R। ऐसा पढ़ लिया था? ठीक है, तो ये हो गया भैया आपकी एस्केप स्पीड का या एस्केप वेलोसिटी की कहानी। इसके बाद एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एस्केप एनर्जी। ये एनसीईआरटी में नहीं है ये सब चीज़ें, एस्केप एनर्जी, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है। एस्केप एनर्जी का मतलब है वो मिनिमम एनर्जी जो हम किसी ऑब्जेक्ट को दें, उसे लेने के बाद वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए, यही मतलब है। तो ऐसा समझना है कि जैसे अर्थ की ये सरफेस है, इसकी चाहो तो डेफिनेशन लिख दो, minimum energy required to escape from earth gravitational field, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से छोड़ के जाने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत है वो यहाँ की एस्केप एनर्जी हो जाएगी। तो आप लोग अपनी बुद्धि से सोच के बताओ कि जब आपने यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वी स्पीड से फेंका था जिसका मास m था, तो इसको तुमने कितनी एनर्जी दी थी? काइनेटिक एनर्जी के अलावा और कोई एनर्जी दी है क्या तुमने? नहीं, तुमने तो सिर्फ उसको वेलोसिटी दी है। तो इसके पास जो तुमने एनर्जी दी है वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो चाहे तो इसको यहाँ पे एनर्जी नाम दे दें। वो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। और ये हो गया मेरे पास हाफ मास स्मॉल m रहने देते हैं, वी ई की वैल्यू हो जाएगी √2 GM अपॉन R का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा आपके पास GM स्मॉल m अपॉन R। ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो जो एस्केप एनर्जी निकल के आई वो आ गई +GMM अपॉन R। हाँ या ना? इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जो ये +GMM अपॉन R ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -GMM अपॉन R ये थी, और ये क्या है? +GMM अपॉन R। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? अपोजिट टू द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर है उसकी उतनी ही उसे अपोजिट एनर्जी दे दो। नेगेटिव है तो उसे कैसी एनर्जी दे दो? पॉजिटिव। तो उसकी नेट एनर्जी 0 हो जाएगी, और इन्फिनिटी पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी होती है? 0। तो वो उठ के कहाँ पे चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये छोटी सी बातें थी जो हमको लिखनी थी, लिख लीजिए, और फिर इसके बाद अपन सैटेलाइट पढ़ेंगे। क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी में प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिए हैं। छाप लिया? तो एनसीईआरटी का अपन एग्जाम्पल नंबर 7.4 करते हैं, अगर आप लोगों ने छाप लिया है तो। तब तक मैं ज़रा देख के आऊँ
कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही है। भाई बैग हटा लो, बहुत बार जाना है मुझे आज। वही दोस्त चले। देखो आगे की जो कहानी है वो ऐसी है कि क्या हो गया, कुछ कहना चाहती हो क्या? गाना वाना गाना है ऐसा। देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये एग्जांपल नंबर 7.4 है। ये ऐसा कहता है कि अपने पास एक प्लेनेट है जिसका मास है कैपिटल एम और जिसकी रेडियस है आर। एक दूसरा प्लेनेट है जिसका मास है 4m और रेडियस भी आई थिंक 4r है। 4r है या r है, एक बार कंफर्म कर लिया जाए। 4m रेडियस आ रही है, इसकी भी रेडियस आ रही है, तो मास 4m है और रेडियस r है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, a और b। क्वेश्चन को लिखा जाए, स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड, स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड। दीपक भाई बैठ जाओ आराम से, आराम से। बस ध्यान रखना वो लाल वाला बटन जल रहा है रिकॉर्डिंग वाला कि नहीं, बस ठीक है। स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम प्लेनेट A towards planet B. Find minimum speed required. Find minimum speed required so that it reaches to B. So that it reaches to B. ठीक है, चलो भाई कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ए से फेंका है, बी पे पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा ये डिस्कशन है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई ये सबसे पहली बात सेंटर से नहीं फेंका जाएगा, ये कहाँ से फेंका जाएगा? अर्थ की सरफेस से। तो अपन ने यहाँ की इसकी सरफेस से फेंक दिया। इन प्लैनेट्स के बीच की जो दूरी है ये टोटल 6r है। इन प्लैनेट के सेंटर्स के बीच की दूरी ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये 6r दे रखी है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या लग रहा है इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा आइडिया दो मुझे, कैसे सोचना चाहिए इसको, क्या अप्रोच होनी चाहिए? इसको मैं कहां तक पहुंचा दूं ताकि ये बी पर पहुंच जाए? कैसे करेंगे बताओ? डिस्टेंस तो 5r की हो जाएगा, डिस्टेंस तो 4r रह जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है। तो 6r में से 2r गए तो कितने बचे? 4r। तो अल्टीमेटली इसे ट्रेवल कितना करना है? 4r। अपना कुछ पॉइंट कुछ और है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे इसको पहुंचाना है तो क्या इसको मुझे 4r इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये 4r तक पहुंच जाए, या फिर इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये 4r से कम पे पहुंचे? 4r तक पहुंच जाए यही चाहिए ना। लेकिन तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 4r से भी कम वेलोसिटी में पहुंच जाएगा। जितनी वेलोसिटी 4r तक देनी है उससे कम वेलोसिटी देने पे भी ये पहुंच जाएगा। सोच के देखो कैसे। आज तो दो चिमटी लगी हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? नहीं ये गलत बात है। हाँ ये सही है। घर से मम्मी ने अच्छे से सजा के भेजी होगी बिटिया कि एक चिमटी इधर एक चिमटी इधर। बताओ क्या करना चाहिए? देखो सही बात यह है कि जितना तुम अगर इसको थोड़ा सा सोच के देखते हैं, येलो कलर से सोचेंगे, अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको भेज दूं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एम और इस, अरे एम तो नाम ऑलरेडी है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्यू। मुझे अगर पी से क्यू तक अगर इसको भेजना है, मैं इसको इतनी वेलोसिटी दे दूं कि ये इस आर पॉइंट तक, आर भी एक पॉइंट है,
और क्या नाम रख दें भाई? एस नाम रख देते हैं। मैं इसको इतनी वेलोसिटी दे दूं कि सिर्फ एस पॉइंट तक पहुंच जाए। एस के बाद ये इसको 4m वाला अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। नहीं समझे? एस वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों प्लेनेट की वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो चुकी है ना? तो मैं ऐसा मान लेता हूं, एस इज अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ठीक है दोस्त? तो यहां पर अगर ये 0 है तो उसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन तो यहीं से करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पर अगर बात करी जाए एस पॉइंट पे, तो ये ए वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा आई ए से, सही बात है। और बी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी जो होगी आई बी। अगर तुम चाह रहे हो कि यहाँ पे नेट इंटेंसिटी 0 है तो इसका मतलब ये है कि आई नेट तुमने 0 बोल दिया, इसका मतलब ये है कि आई ए और आई बी दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक लेफ्ट में है और दूसरा राइट में है। तो आई ए को तुम क्या लिखोगे? माइनस तो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन तुमने ऑलरेडी एज्यूम कर ली तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो तुम बोलोगे जी कैपिटल एम अपॉन, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया एक्स दे दिया, तो ये बेटा कितना बची? 6r माइनस एक्स। आप लोग चित्र वापस से बनाना है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और बी वाले की बात करेंगे तो 4m वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो 4m की वजह से जो एस पॉइंट पे जो डिस्टेंस मतलब एस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी जी एम अपॉन, लेकिन मास 4m है तो g इंटू 4m अपॉन 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। देखो g से g चटक गया, m से m चटक गया, मैंने अंडर रूट ले लिया तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6r माइनस एक्स। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? अंडर रूट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 6r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 6r इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2r। सेंटर से ऑलरेडी यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है, तो P से लेके S तक की डिस्टेंस भी मुझे पता चल गई आ रहा है। मैंने अभी तक सिर्फ सीखा कि वो पॉइंट पता कर लिया जहां पर इक्विलिब्रियम होगा या जहां पर नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। ये क्वेश्चन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो आपसे बार बार पूछा जाएगा, वो पॉइंट बताइए जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे तब बता देंगे 12th में। बाकी अगर आप किसी 12th के बच्चे को बोलोगे तो सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालेगा, आंसर निकाल देगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने जो सीखा उसको वापस से लिखते हैं। हमने ये देखा कि भैया 2 प्लेनेट थे, एक का मास m है, एक का मास 4m है। इनके बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट S है, ये R है, ये R है, ये R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3R है। यही है ना सिस्टम? टोटल 6R था, तो R R ये भी R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2R था, तो ये 3R बच गया। अच्छा, तुम देख के ये नहीं समझ पा रहे होगे कि ये 3R कैसे है, तो थोड़ा सा ना इसको और दूर बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब तो 3R जैसा दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो S वो न्यूट्रल पॉइंट हो गया मेरे लिए। अब देखो भाई, यहां से तुमने इस पत्थर को फेंका था जिसका मास स्मॉल m है। इस पॉइंट, क्या नाम था इसका? ना रखा था अपन ने P, इस पॉइंट का नाम था Q। जब तुमने यहां से इसको फेंका था v स्पीड से, तो मेरा ऐसा मानना है कि P से लेके S तक ये डोमिनेट कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। S से लेके R तक नेट इंटेंसिटी राइट साइड है तो ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक बार अगर तुमने इसको S पॉइंट पे पहुंचा दिया, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो इसका दबदबा है, तो ये अपने दबदबे के हिसाब से अपनी तरफ खींच लेगा, इसकी डोमिनेंस है।
तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा काम है कि इस जो मास को P से लेके Q तक नहीं पहुंचाना है, तुमको कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, P से लेके S तक। ठीक है, तो इस बात को भी अपन लिख लेंगे कि क्या लिख लेंगे, सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 4m is dominating between S and Q, या between SQ लिख दो, that's why we need to send small m up to S only। सिर्फ S पॉइंट तक ही भेजना है अपने। तो मेरे लिए क्वेश्चन अभी खत्म हो गया, मेरे लिए क्वेश्चन ही चेंज हो गया पूरा। मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन है कि ये P है, ये पॉइंट S है, इनके बीच की दूरी कितनी है R, और आपको बस यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भेजना है। लेकिन उससे पहले की सिचुएशन है कि इधर भी एक मास है, इधर ही भी एक मास है। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देखो कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए। पहले तुमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, नेट इलेक्ट्रिक या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। अब समझ में आ रहे हैं चैप्टर मिक्स कैसे होते हैं। गिरना नहीं है बेटा, हाँ। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट S प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट S। ठीक है, ये बताओ तुम्हें तो S पॉइंट पे जस्ट पहुंचाना है, तो यहाँ पर जस्ट पहुंचाने के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0। जस्ट पहुंचा के रख दो बस, उसके बाद तो अपने आप खींच ही लेगा, आया ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², यही भी अपन को निकालना है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी में तुमको क्या बताया था कि पॉइंट लाइक मासेस के लिए हमें क्या बनाने होते हैं, पेयर्स, है ना। तो पेयर बनाए, जोड़ों का आदान प्रदान करें। तो देखो एक पेयर तो ये है कि ये टोटल मास यहाँ रखा है, एक मास ये है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई -Gm स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। एक पेयर खत्म। जब ये यहाँ पर है तो क्या इसके साथ पेयर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये r है, ये कितनी बची यहाँ पे, 3 और 2 5r, और मास है तुम्हारे पास कितना, तो -G4m स्मॉल m डिवाइडेड बाई 5r। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ, तुम्हारे मुंह पे चिंता के बादल दिख रहे हैं। बताओ क्या नहीं समझ आया। पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gm1m2/r। जब 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम हो तो हम पेयर्स बना के काम कर लेते हैं, हमको ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे ये तो मेरे लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया पहले वाले केस में कि एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है इनिशियल, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ये 4m है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2r है। ये मैंने गलत लिखा है, नहीं r है, सॉरी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनिशियली सरफेस पर है तो r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5r है। तो कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा। अब समझ में आ गया सिंपल। तो ये तो आसान तरीका हो गया। तो मेरे लिए क्या हो गया, -Gmm/r और -G4m स्मॉल m अपॉन 5r। पोटेंशियल एनर्जी लिख गई दोनों, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब आ जाओ राइट साइड, तो इज इक्वल टू, अब जब ये दूसरे पॉइंट पर होगा, मतलब जब S पॉइंट पर होगा, तो वापस से चित्र बनेगा। ये M यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m, ये S पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और ये 4m यहीं रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है बेटा टोटल 2r, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4r। 3r प्लस r, तो कितनी हो गई, 4r। ये कब है, जब वो पार्टिकल कहाँ पर आ गया, S पॉइंट पे। वापस से पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा।
इस पूरे डिस्कशन में तुम लोग एक चीज देख रहे होगे कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट हैं तो 3 पेयर बनने चाहिए, मैंने 2 ही पेयर बनाए हैं। इसके पीछे कोई कारण बता सकता है? सर नॉर्मल समझ में आ जाए वही बहुत बड़ी चीज़ है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। देखो मैं बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ। ये हो जाएगा -G_mm/2r पहला पेयर, और दूसरा पेयर हो जाएगा -G_4m_m/4r। ठीक है, देखो उसका रीज़न ये है कि मैं इसमें लेफ्ट साइड लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी -G_M4m/6r, लेफ्ट साइड ये लिख दी। राइट साइड भी क्या लिखूंगा -G_M4m/6r, तो दोनों तरफ सेम ही चीज लिखूंगा ना, तो अल्टीमेटली तो कट जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? क्यों नहीं लिखी अपन ने उनकी पोटेंशियल एनर्जी? अरे हाँ ना, क्योंकि तुम जो डिस्कशन कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पूरे सिस्टम का लगा रहे हो, तो तुम्हें पूरे सिस्टम का लिखना चाहिए आइडियली। हालांकि लिख के बाद में काट सकते हैं, ऐसा कर दें क्या, है ना, लिख के काट देते हैं ताकि तुम बाद में किसी को ज्ञान ना दे सको। कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें। देखो यहाँ पर अगली टर्म एक और आ जाएगी, लग तो नहीं रही आ पाएगी। क्या हुआ बेटी, गम्मी गम्मी लग रही है? तो -G_M4m/6r, ये कौन सा पेयर हुआ? ये बड़का पेयर हुआ, बड़का पेयर, बड़का पेयर, बड़ा पेयर। ये वाला, है ना, इज इक्वल टू, इन दोनों को उठाओ यहाँ पे रखो, माइनस का G_M4m/6r। अल्टीमेटली काटना है तो काट दो, पहले खत्म, दोनों तरफ से कट पिट जाएगा। इतना चमक गया, इसके बाद सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, सॉल्व करने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो सब, है कि नहीं? तो यार सॉल्व करके दिखाएंगे, तो कैसे करेंगे? एक साइड ले लेंगे, चलो भाई ध्यान रखना ये साइन है, इसको ऐसे राइट साइड लिखना है, इसके इक्वल टू साइन इसलिए लगा है। तो देखो सबसे पहले तो जो मर रहा है वो उसे मार देते हैं, मर गया, तो इधर बचा v²/2 माइनस ये 1 है, ये 4/5 है, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9, तो ये बच गया माइनस का 9/5 G_M/r। सही लिखा है? राइट साइड आ जाएंगे तो 4 से 4 भी मर गया यहाँ पे, तो तुम्हारे पास बच गया -1/2, -1 तो माइनस का 3/2 G_M/r। कैलकुलेशन में कोई डाउट? अरे तुम तो इंटेलिजेंट है यार, यही मौसम है, यही हो रहा है सभी को। तुम यहाँ मत बैठो, तुम ऐसी जगह बैठो जहाँ हवा ना आए, वरना तुम अभी 1 घंटे में और बीमार हो जाएगी, समझ गई? उस रुको अभी अपन करते हैं कुछ, इसका सॉल्व कर लेंगे, तो बचेगा v²/2, इधर का +9/5 और माइनस का 3/2, तो जाएगा 18 - 15 डिवाइडेड बाई 10 G_M/r। मैं राइट साइड ले जाके मैंने सीधा सॉल्व कर लिया, ठीक है, LCM लेके। तो ये कितना बच गया? ये हो जाएगा 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो अब जगह का ख़त्म हो गई, तो अगले पेज पर करते हैं। तो इधर हो गया v²/2, इधर हो गया 3/10 G_M डिवाइडेड बाई r, तो इससे 5 बार कट गया, तो v हो गया √3 G_M/5r। ये आंसर आ गया। इतनी स्पीड अगर आप देंगे तो ये इस प्लेनेट से उस प्लेनेट तक आसानी से पहुंच जाएगा। ये भी कौन सी है? मिनिमम स्पीड है, ध्यान रखना। इससे ऊपर कुछ भी दोगे कुछ भी चलेगा, तब तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है दोस्त, छाप लेंगे दीपक भैया।
ठीक है, चलो। तो आगे की कहानी ऐसी है कि हमको पढ़ना है सैटेलाइट, तो हेडिंग लिखी जाए सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट बढ़िया। कैसे इजी है? अभी देखो टफ बनाता हूँ मैं। सैटेलाइट में देखो ऐसा है कि ये तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया कि आवाज भी तो आनी चाहिए। तो सैटेलाइट की बात ऐसी है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, किसी हैवी बॉडी के अराउंड अगर घूम रही है, तो वो उस हैवी बॉडी की सैटेलाइट कहलाती है। तो सैटेलाइट की डेफिनेशन ऐसे लिखी जा सकती है कि स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड हैवी बॉडी, स्मॉल बॉडी revolving around a heavy body due to their mutual force of gravitational attraction, due to their mutual force of gravitational attraction is called satellite of heavier body, is called satellite of heavier body या mass, जो भी बोलना चाहो, it's called satellite of heavier body। ठीक है, देखो बात ऐसी है दोस्त कि कैसी बात है, ऐसी है जैसे ये एक हैवी बॉडी है जिससे आप लोग जनरली कोई प्लेनेट है, प्लेनेट का नाम अपन अर्थ रख लेते हैं। ठीक है, इस अर्थ के चारों तरफ एक चीज है जो घूम रही है, उस चीज को क्या बोलते हो तुम? मून? क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हैं? मून, ऑर्बिट बोलते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, ई अर्थ है ना। तो यार सैटेलाइट के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो चंद्रमा अर्थ की एक सैटेलाइट है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे चारों तरफ अगर कोई घूम रहा है तो वो तुम्हारे लिए एक सैटेलाइट का काम करेगा। तो जैसे मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि सैटेलाइट होती हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं अपन, दो तरीके की सैटेलाइट बोल सकते हैं। एक तो हो गई नेचुरल सैटेलाइट और एक हो गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तुम दोनों किस बात पे खुश हो रही हो? नहीं, मुद्दा तो कुछ और था, प्रांजल तो बिल्कुल मुद्दा नहीं था। नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल ऐसा हो गया कि जैसे मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और आप क्या बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ व्हाट? सन। अरे मून नहीं भाई, सन है ना। एग्जाम्पल दोनों समझ में आ गए। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरीके की है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरीके की होती है। एक तो होती है पोलर सैटेलाइट, ये वो सैटेलाइट हैं जो अपन भेजते हैं श्रीहरिकोटा से, है ना, हर कुछ दिन में, 5-6 दिन में इसरो भेजता रहता है, या 2-4 महीने में जब भी मजे आते हैं एक साइड। हाँ, एक साथ 40-40, 45-45 सैटेलाइट भेजी जा रही हैं। हाँ तो हाँ हाँ, पर्पस क्या होता है? पर्पस इनके बड़े खतरनाक हैं। जैसे ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, पोलर सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट होती हैं? और उसके अलावा एक होती हैं तुम्हारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। नॉन पोलर नहीं है, जियो स्टेशनरी है। जैसे इसको ऐसे समझो कि यार ये अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ पे अगर तुम देखोगे तो अर्थ ऐसे घूम रही है। ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल है,
और ये तुम्हारा इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ठीक है। अब तुम्हें जो सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट का काम ये है कि इस रूट पे वो भागेगी। क्या तुमको दिखाई दिया? पोलर सैटेलाइट ऐसे घूम रही है पोल्स के अराउंड, ठीक है, जैसे अगर ये अर्थ है तो ऐसे से घूम रही है। पोलर सैटेलाइट का काम होता है जितने भी आपके वेदर इंफॉर्मेशन वगैरह है उनको कलेक्ट करना और उनको भेजना, ठीक। सैटेलाइट अपने आप में ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ को सैटेलाइट बना के भेज दोगे, बना के भेज तो दोगे लेकिन उसका वहाँ पे यूज़ भी कुछ होना चाहिए। दूसरी आपने देखा होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब आप लोग ऐसा समझिए कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमेशा मेरे सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह मेरी कंट्री में भेज सके, ठीक है। तो ऐसा ही कि जैसे ये अपन अर्थ हैं, तो अर्थ के ऊपर इस जगह से, मतलब मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ से लेके तुम्हारे पास एक सिग्नल भेजना है, तो यहाँ से मैं सिग्नल उस सैटेलाइट को भेजूंगा और सैटेलाइट वहाँ से तुम्हें भेज देगी, ऐसी सिस्टम रहेगा। अब अगर ऐसा हो कि सैटेलाइट जो यहाँ पर है ये 24 घंटे में कुछ ही देर के लिए मेरे सिर के ऊपर से गुजरे, तो क्या मैं पूरे टाइम उससे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता हूँ? नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती रहे, उसके लिए कंडीशन ये है कि सैटेलाइट हमेशा मेरे सिर के ऊपर ही रहनी चाहिए, हाँ है ना। तो ऐसी सैटेलाइट जो हमेशा तुम्हारे सिर के ऊपर ही रहे, मतलब स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या ऐसा बोल दो जो ओमेगा अर्थ का है वही ओमेगा उस सैटेलाइट का है। जितना टाइम पीरियड अर्थ का है उतना ही टाइम पीरियड उन सैटेलाइट का है। अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स है तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है। ऐसी सैटेलाइट को बोलती है जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई सैटेलाइट, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो सारी की सारी जियो स्टेशनरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज कम्युनिकेशन यहाँ हो रहा है कुछ दिन के बाद वहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। दूसरा, अब सैटेलाइट के साथ बहुत बड़ा पंगा है। तुम लोग ना अभी इसके पीछे की साइंस समझोगे तो थोड़ा सा अभी फैलोगे। ये तो अर्थ है भाई, ठीक, घूम ऐसे रही है, कोई समस्या की बात नहीं। अर्थ ऐसे घूम रही है, ये तुम्हारा हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, बन गया। अब मान लो तुमने कोई एक सैटेलाइट है जो यहाँ पे छोड़ी, या इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, मान लो यहाँ पे छोड़ी और तुम चाह रहे हो कि इस तरीके के सर्कल पे घूमे यहाँ पे, क्योंकि भाई तुम्हारा देश यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं है, तो तुम चाहोगे कि तुम्हारे लिए सैटेलाइट कहाँ रहे, तुम्हारे सिर के ऊपर रहे। तो उसके लिए तुमने क्या किया कि इसको यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाया तो जैसी, अब इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो ये अर्थ किस तरफ खींच रही है, इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, सही बात है। यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट कर लोगे, एक कंपोनेंट इस अर्थ का ये हो जाएगा एफ बोल लो, इसका अगर मान लो मैं थीटा बोल दूँ तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा, ऐसा हो गया। और अगर इस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो यहाँ पर इस पे एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर एफ कॉस थीटा को काउंटर बैलेंस कर दिया होगा। एफ साइन थीटा को कोई बैलेंस करने वाला फोर्स दिख रहा है क्या? तो ये सैटेलाइट कभी भी यहाँ पर घूम नहीं सकती। लॉजिक क्लियर हो गया? मतलब वो देश जो इस इक्वेटर के आसपास रहते हैं वो देशों के पास हमेशा बेनिफिट है कि वो अपनी सैटेलाइट अपने देश से आसानी से प्रोजेक्ट कर सकें। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई देश इंडिया के इसरो को, इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने सैटेलाइट देते हैं, बोलते भैया तुम लॉन्च कर दो। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो इस तरीके से है कि वो इक्वेटर के पास है। तो तुम्हारी जितनी भी सैटेलाइट हैं वो बैलेंस तब रहेंगी जब ये वाला कंपोनेंट जीरो रहे। ये वाला कंपोनेंट जीरो तब हो सकता है जब ये थीटा जीरो हो जाए, और थीटा जीरो तब होगा जब तुम्हारा इक्वेटोरियल प्लेन होगा। मतलब तुम जो भी सैटेलाइट भेजोगे वो हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में ही होनी चाहिए। समझ के बात को? क्लियर है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको जीने ही नहीं देगा, उसका ये वाला कंपोनेंट।
अरे हाँ या ना। चलो तो समझ में आया इंडिया को क्या बेनिफिट है श्रीहरिकोटा से क्यों कुछ दिनों में भेजते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास असाइनमेंट आते रहते हैं। पैसे का गेम है बहू भैया, पैसे का। भले ही हमारे कोई नहीं कुछ नहीं हो, लेकिन और लोगों के अपन भेजते रहते हैं। तो ये तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गई। ये तुम्हारी वेदर इंफॉर्मेशन वाली सैटेलाइट हो गई जो पोलर पोलर रीजन में है। पूरा गेम क्लियर? ठीक है, क्या करें? अच्छा इधर है। उसके अलावा अब देखो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि जो सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट में घूमेगी। और ये कौन गधा है जो बात कर रहा है? गधा है गधी है कौन है? ये एक आर रेडियस पे घूमेगी। और आर की अगर तुम बात करो तो आर तुम्हारे पास आर प्लस एच होगा, कुछ हाइट पर ही घूम रही होगी। किसी के मन में ऐसा डाउट तो नहीं है कि सर हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर तो हम नीचे नहीं गिर जाएंगे? अरे हो सकता है ना डाउट यार। सर अभी तक आप यहाँ पे बना रहे थे, यहाँ से पत्थर पत्थर को फेंक रहे थे, समझ में आ रहा था ठीक है गिरेंगे नहीं, लेकिन अगर नीचे है तो यहाँ से तो गिर जाएंगे ना, है ना? यही कह रहा था ना। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो सही है कि यहाँ से हम नीचे क्यों नहीं गिर रहे भाई? बाकी सब कचरा बातें तो मत करो, ये बताओ यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिर रहे? यार एक बात बताओ, तुमको कौन रोके है? ग्रेविटी। तुमको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटी तुमको किधर खींच रही है? तो तुम बोलोगे नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड का मतलब क्या है? डाउनवर्ड का मतलब है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जब तुम यहां पर आओगे तो यहां पर टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहां का डाउनवर्ड तो ये हुआ ना, यहां का अपवर्ड ये हुआ। सिमिलरली यहां का डाउनवर्ड ये हुआ और यहां का अपवर्ड ये हुआ। तो तुम कभी ऐसे नीचे गिरने वाले नहीं हो। अगर ऐसा होता तो सोचो यहाँ का जो समुद्र है वो पूरा पानी नीचे गिर जाता। हाँ है ना, सारी मछलियां खरगोश कछुए सब एकदम ऐसे नीचे जमीन पे घूम रहे हैं, स्पेस में भाग गए सब। तो ऐसा नहीं होता। हाँ। कौन से मैप में फोटो आती है? हैं? गूगल मैप में कौन सी फोटो आती है? वो सैटेलाइट तो बिल्कुल भी सैटेलाइट नहीं है वो तुमको जो सैटेलाइट इमेजिंग जो दिखाता है वो 6 महीने 8 महीने पहले की सैटेलाइट इमेजेस हैं। वो तो सिंपल सैटेलाइट इमेजेस का मतलब क्या है? सैटेलाइट का मतलब तो समझ गए, एक अच्छा बढ़िया कैमरा अपन ने ऊपर भेज दिया, तू फोटो खींच के हमें भेजता रहे बस। तुम अपने आप को वहां पे रख दो कैमरे की जगह तो तुम सैटेलाइट बन जाओगे, सिंपल। लेकिन बस ये है कि तुम जैसे ऊपर जाओगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, तो जैसे तुम जाओगे ना वैसे तुम जैसे टमाटर को ऐसे ऐसे वो देखा है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जैसे जैसे पॉप होता है वैसे तुम लोग जैसे इस पे सूट के बाहर निकलोगे पॉप हो जाओगे। क्योंकि अंदर बॉडी में तो प्रेशर है ना यार, लंग्स के अंदर प्रेशर है, तुम्हारी वेसल्स में प्रेशर है, बाहर का प्रेशर 0 है। प्रेशर डिफरेंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सब कुछ जाने की कोशिश करेंगी, आंखें बाहर आने की कोशिश करेंगी, ऐसा हर्ट फूल के कबूतर होने की कोशिश करेगा, लंग्स फटने की कोशिश करेंगे, ऐसे हो रहा होगा, है कि नहीं? ये सारी की सारी जो प्यारी प्यारी नसें हैं, ये सारी की सारी वेन्स एकदम जो दिख नहीं रही दिखना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे चारों तरफ खून खून दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मजा आ रहा है सुनने में? हाँ। तो आओ बातें करें। तो मेरे प्यारे कछुओं, दीदी इधर, हाँ। तो जैसे तुम अर्थ पे यहाँ पर हो, तो यहाँ से तुमने एच हाइट जो ऊंचाई है, इस एच हाइट पर या थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं यार, मजा नहीं आ रहा है। मुझे ही मजा नहीं आ रहा था, तुम लोगों को कैसे मजा आएगा? देखो यहाँ से ये एच हाइट ऊपर एक सैटेलाइट है, ठीक है, इसका मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, ये डिस्टेंस है आर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। ये स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रही है सैटेलाइट, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे देखो सर हम यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड इसकी निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब तुम समझ गए? ऑर्बिटल स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे ये इस सैटेलाइट ये इस ऑर्बिट में घूम रही है। तो हम यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड वीओ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये तुम पहले कर चुके हो, याद आ रही है क्या? ये मैं तुम्हें बताया हूँ।
उस टाइम मैंने बोला भी था, एग्जाम्पल कराया था ना, तो ये बोला था कि ये अपन वापस से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ इसको खींचा जा रहा है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो तुम बोलोगे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दस फोर्स शुड बी इक्वल टू एम या एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यहाँ पर जो एफ जी है, एफ जी हो जाएगा तुम्हारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम वी स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इससे मर जाएगा, जी एम अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट जी एम बाई आर, या फिर अंडर रूट जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। समझ गई बात? तो तुम्हें मान लो यहाँ से पता करना है कि मैं 300 किलोमीटर हाइट पर सैटेलाइट को अपनी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा 6400 प्लस 320 या 300, जो भी तुम्हें करना है करो। 1000 किलोमीटर ऊपर करना है तो उसका अलग होगा। ठीक है दोस्त, ऑर्बिटल स्पीड समझ में आ गई। क्या हम यहाँ पर इसकी एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, वो भी निकाल सकते हैं। एंगुलर स्पीड का क्या फॉर्मूला था? एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है v अपॉन आर, हाँ है ना। तो v तुम्हारे पास कितना है? v है तुम्हारे पास अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ये है 1 अपॉन आर। इसको अंदर लेके जाएंगे तो बन जाएगा कितना बच्चू, जी एम अपॉन आर क्यूब, क्योंकि अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर बनेगा, और आर स्क्वायर बनेगा तो पहले से एक आर था तो आर क्यूब हो गया। इसको और थोड़ा संभाल के लिख लेंगे तो प्यार से लिखेंगे तो बन जाएगा जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ गई बात? नाइस, ओमेगा आ गया, जी एम अपॉन एंगुलर स्पीड। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होता है। क्या? अच्छा, मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है? ओ, प्रिंटिंग एरर। क्या? प्रिंटिंग एरर है? तुम ब्रैकेट में लिख देना प्रिंटिंग एरर, बस। पूरा पेपर ही एरर है। टाइम पीरियड की बात करी जाए तो ये एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला था 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। ऐसा देखा? यहाँ पे देखो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है, ये तुमने कहीं पढ़ा था, केपलर्स लॉ याद है, लॉ ऑफ पीरियड, यही तो था ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो यही है, ऐसे ड्राइव होता है। समझ गए बात को? तो तुमको ऑर्बिटल स्पीड पता चल गई तुमको, और ये वीओ था यार, वीओ मैंने नाम वीओ नहीं लिखा, वीओ यहाँ लिखते थे। तो तुमको ऑर्बिटल स्पीड पता चल गई, तुमको टाइम पीरियड पता चल गया, तुमको एंगुलर स्पीड पता चल गई। ठीक है, अब सैटेलाइट के पास खुद की, रुक जा बेटा रुक जा, बच्ची नहीं है, रुक जा छोटू बच्ची, रुक जा। इसके बाद अब देखो, हम देखते हैं इसमें एनर्जी की बात करते हैं, इसके पास एनर्जी क्या क्या होती है। तो सैटेलाइट मस्त घूम रही है, ये अर्थ है, या अर्थ क्या कोई भी प्लेनेट मान लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ध्यान रखना सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। अब इसके पास तुम सैटेलाइट की एनर्जी की बात करोगे तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल एम। तो यहाँ पर एक तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी यू दिख रही होगी सैटेलाइट की, जो कि है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ध्यान रखना आर कहाँ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट या टू द सैटेलाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। देन हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है अपने पास हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ना कहो हम कर क्या रहे थे सर,
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो हाफ एम वी नॉट तुमने अभी भी निकाला है अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ठीक है, अब अगर तुमसे बोला जाए कि इसकी टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो कितना लिखोगे, काइनेटिक पोटेंशियल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल इज माइनस जी एम एम अपॉन आर, काइनेटिक इज माई प्लस जी एम एम अपॉन 2r, क्योंकि काइनेटिक तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का जी एम एम अपॉन 2r। ये है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एंड ये हो गई तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, अभी याद करो तुरंत। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैसी होती है, नेगेटिव, माइनस जी एम एम अपॉन 2r, काइनेटिक एनर्जी प्लस जी एम एम अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन r। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक है ना, चमक गया इतना। चलो अब चमक गया तो थ्योरी थ्योरी की बात तो खत्म हो गई, ये समझाने की बात तो खत्म हो गई, थ्योरी के एक आध पॉइंट है वो लिखा देते हैं। लिखो, कोई बात नहीं, जिनने लिख लिया है वो सबसे पहले ये वाला चित्र बना लेना। कहाँ गया ये, नहीं ये बना लिया क्या, हाँ तो ये बना लो पहले। ये क्या हो रहा है, तुम कर रही हो, चलो भाई थ्योरी के कुछ पॉइंट से लिख लिया जाए। पहला पॉइंट लिख लिया जाए कि ऐसा लिख लो हेडिंग छोटी सी, इसेंशियल कंडीशंस फॉर सैटेलाइट मोशन, इसेंशियल कंडीशंस फॉर सैटेलाइट मोशन, इसेंशियल कंडीशंस फॉर सैटेलाइट मोशन। पहली कंडीशन है द सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट should coincide, center of satellite's orbit should coincide with the center of earth। ठीक है, इसका रीजन मैं समझा चुका हूं, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रायता फैल जाएगा यहाँ। ओके, plane of the orbit of satellite, plane of the orbit of satellite should pass through the center of earth।
plane of the orbit of satellite should pass through the center of Earth. Satellite should pass through the center of Earth. नेक्स्ट हेडिंग, ये आप चित्र बनाना चाहेंगे सामने बने जो, या समझ गए? बनाएंगे तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और हेडिंग लिखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। यही पढ़ा है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड दोनों ही नाम है इसके, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड दोनों से ही बुलाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ऐसा लिख लेंगे कि if a body is taken to some height, if a body is taken to some height, मतलब स्मॉल हाइट है ना, if body is taken to some height, ब्रैकेट में लिख दो स्मॉल, if body is taken to some height, इस ब्रैकेट में लिख दो स्मॉल, from earth and given a horizontal velocity, and given a horizontal velocity of magnitude 8 km per second, of magnitude 8 km per second, then it becomes satellite of Earth. Then it becomes satellite of Earth. ओके इसमें ऐसा लिख लेंगे क्योंकि ये तो आप लिखोगे ही आगे, तो मैं ना जो पॉइंट्स हैं वो पहले ही लिखा देता हूँ। एक पॉइंट मतलब ऐसा लिख देंगे, फॉर नियर अर्थ सैटेलाइट, लिखते जाइए आप, फॉर नियर अर्थ सैटेलाइट, यार जो स्मॉल आर है वो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर हो जाएगा, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हो जाएगी √GM/r, तो ये हो जाएगा √GM/r। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू डालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अर्थ की सरफेस से ऐसे हाथ ऊपर करके 8 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर तुम फेंक दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो घूमने लगेगा, कभी फिर वो जमीन पे गिरने वाला नहीं है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड कितना होता है? बहुत, इतनी स्पीड पे तो फायदा ही फैल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं सारे पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ पहले, है ना, थ्योरी इसके बाद लिख लेंगे आप। इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट बिकम्स √2 times, if orbital velocity of the satellite becomes √2 times, if orbital velocity of satellite becomes √2 times or increased by 41.4%, or increased by 41.4%, or kinetic energy is doubled, or kinetic energy is doubled, then it escapes from the gravitational field. Then it escapes from the gravitational field. ठीक है दोस्त, डन? कोई प्रॉब्लम? छापेंगे पीछे वाले चित्र से, छापिए। दीपक ब्रो पॉज कर देना। पॉज करना है, पॉज। स्टार्ट। बाइंडिंग एनर्जी, हेडिंग लिखो बाइंडिंग एनर्जी। बेटा आर्यन लिख ले बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। The modulus of total mechanical energy, the modulus of total mechanical energy
is known as binding energy of the system, is known as binding energy of the system. The modulus of this, the modulus of total mechanical energy is known as binding energy of the system. ठीक है, डन. अगली हेडिंग लिखो. मतलब ये इसमें ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे आपके पास टोटल एनर्जी है, आपके पास सैटेलाइट की कितनी है, ये है -GMM/2R. अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो मैं बोल दूंगा मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी. तो मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा मेरे पास +GMM/2R. इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. है कि नहीं? छाप लेंगे. फिर ऐसा लिख लेंगे वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम R1 टू R2. मतलब एक सैटेलाइट है जो मस्त आराम से एक ऑर्बिट में घूम रही है. ऑर्बिट की रेडियस है R1, तो ये R1 रेडियस में घूम रही है. या थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं. ये R1 रेडियस में घूम रही है और अब इसको R2 रेडियस में लेके जाना है. तो तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है. यहाँ से यहाँ जंप करना है, ऑर्बिट चेंज करनी है. तो देखो, तुम्हें जितनी एनर्जी में डिफरेंस है उतनी एनर्जी अगर तुम इस सैटेलाइट को दे दोगे तो अपनी ऑर्बिट को चेंज करके चली जाएगी. तो अपना काम है यही पता करना. तो इसको निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आप एक काम कीजिए, आप लिखिए वर्क डन टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल. टोटल एनर्जी फाइनल माइनस, ऐसा लिख लो, टोटल एनर्जी इनिशियल. तो फाइनल तुम्हारे पास जो ऑर्बिट है वो R2 है, तो ये हो जाएगा -GMM/2R2 माइनस ऑफ -GMM/2R1. तो तुम्हारे पास वर्क डन आ जाएगा GMM डिवाइडेड बाई 2 बाहर, तो अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2. इतना वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इस R1 ऑर्बिट से R2 ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को भेजना है. ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है. अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि अपन अगली क्लास में करेंगे. ठीक है, दीपक भैया, थैंक यू वेरी मच. स्टॉप रिकॉर्डिंग.